स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 11 स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी का पार्ट 1 कवर किया था। आज हम इसी इम्पॉर्टेंट चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और पार्ट 2 को बिल्कुल डिटेल में लाइन बाय लाइन समझेंगे। ये हिस्सा आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी है, तो पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम इस सफ़र में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे विमेन स्ट्रगल से, यानी महिलाओं के संघर्ष से। फिर हम देखेंगे कि एम्पावरमेंट के पायोनियर्स यानी इसकी शुरुआत करने वाली महान लीडर्स कौन थी। उसके बाद हम समाज की एक बहुत बड़ी बुराई अनटचेबिलिटी के खिलाफ हुई लड़ाई को समझेंगे। इसमें हम राजर्षि शाहू महाराज के रेवोल्यूशन यानी उनकी क्रांति और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पाथ यानी उनके दिखाए रास्ते को डिटेल में स्टडी करेंगे। और आखिर में पूरे चैप्टर की एक क्विक समरी के साथ एक मास्टर क्लास होगी, जिससे आप एग्जाम में हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है विमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। बच्चों, इस सेक्शन में हम उस दौर में जाएंगे जब इंडियन सोसाइटी में यानी हमारे भारतीय समाज में विमेन को सेकेंडरी पोजीशन दी गई थी, यानी उनका स्थान हमेशा पुरुषों के बाद दूसरे दर्जे का माना जाता था। हम समझेंगे कि इसके पीछे क्या कारण थे और उन्हें किन किन इनजस्टिसेस यानी अन्याय का सामना करना पड़ता था। देखिए, टेक्स्ट बुक की ये लाइन कहती है, इन द मॉडर्न पीरियड एन अवेकनिंग अगेंस्ट इनजस्टिस बिगैन विथ मेल रिफॉर्मर्स इनिशियली टेकिंग द लीड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे सोशल सिस्टम में महिलाओं पर सती प्रथा जैसी कई ईवल प्रैक्टिसेस यानी बुरी प्रथाएं थोपी गईं, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। छोटी उम्र में शादी यानी बाल विवाह कर दिया जाता था। लेकिन मॉडर्न पीरियड में यानी जब ब्रिटिश रूल के साथ साथ नए विचार और एजुकेशन आ रहे थे, तब इन इनजस्टिसेस के खिलाफ एक अवेकनिंग, एक जागरूकता शुरू हुई। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत में इस मूवमेंट को मेल रिफॉर्मर्स यानी पुरुष समाज सुधारकों ने लीड किया, क्योंकि उस समय महिलाओं को घर से निकलकर आवाज उठाने की इजाजत ही नहीं थी। लेकिन अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। मेल रिफॉर्मर्स ने जमीन तो तैयार कर दी, लेकिन अब महिलाएं खुद आगे आने लगीं। उन्हें यह एहसास हुआ कि अपनी लड़ाई, अपने हक की पुकार उन्हें खुद बुलंद करनी होगी। और इसके लिए सबसे जरूरी था अपने खुद के इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस यानी अपनी संस्थाएं बनाना, जहां से वो संगठित होकर अपनी आवाज उठा सकें। और इसकी दो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स हमारे सामने आती हैं, पंडिता रमाबाई और रमाबाई रनाडे। देखिए, पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज और शारदा सदन की स्थापना की। शारदा सदन का मतलब था होम ऑफ लर्निंग। यहाँ पर ऐसी महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाया जाता था जिन्हें समाज ने पढ़ने का मौका नहीं दिया। उन्हें सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता था। दूसरी तरफ रमाबाई रनाडे ने सेवा सदन बनाया। इसका मकसद था जरूरतमंद महिलाओं की सेवा यानी उनकी मदद करना और उन्हें सिलाई कढ़ाई जैसे स्किल सिखाना, ताकि वो सम्मान से अपना जीवन जी सकें। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द पेयर्स या 1 मार्क क्वेश्चन में पंडिता रमाबाई के सामने शारदा सदन और रमाबाई रनाडे के सामने सेवा सदन लिखने को जरूर आ सकता है। इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब ये जो मूवमेंट था, ये छोटे छोटे शहरों से निकलकर नेशनल लेवल पर यानी पूरे देश में फैल गया। 2 बड़ी संस्थाएं बनाई गईं। 1904 में भारत महिला परिषद और 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। इन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए महिलाओं ने अपने 2 सबसे जरूरी लीगल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए स्ट्रगल किया। पहला, राइट टू इनहेरिटेंस यानी पिता की प्रॉपर्टी में बेटी को भी बेटी के बराबर हिस्सा मिलने का अधिकार, और दूसरा, राइट टू वोट यानी देश की सरकार चुनने में उनकी भी भागीदारी हो। तो अब महिलाएं अपने हक के लिए एकजुट होकर पूरे देश के लेवल पर आवाज उठा रही थीं। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी दौर में एक और महान महिला सामने आई, डॉक्टर रखमाबाई जनार्दन सावे। ये इंडिया की पहली प्रैक्टिसिंग वुमेन डॉक्टर थीं। बच्चों, प्रैक्टिसिंग शब्द यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जिन्होंने सिर्फ डिग्री ही नहीं ली, बल्कि एज अ डॉक्टर लोगों का इलाज भी किया। उस जमाने में एक महिला का डॉक्टर बनकर काम करना एक क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने सिर्फ इलाज नहीं किया, बल्कि विमेन्स हेल्थ इश्यूज पर यानी महिलाओं की सेहत से जुड़ी समस्याओं पर लेक्चर्स देकर जागरूकता भी फैलाई। उन्होंने राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी की एक ब्रांच भी खोली। एग्जाम में इनकी फोटो देकर आइडेंटिफाई द पर्सन जैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इनका योगदान याद रखिएगा। आपकी टेक्स्ट बुक में एक डू यू नो बॉक्स है डॉक्टर आनंदीबाई जोशी के बारे में। ये इंडिया की पहली फीमेल डॉक्टर थी जिन्होंने MD की डिग्री हासिल की। उनकी कहानी दिल को छू लेने वाली है। उनके बेटे की डेथ सिर्फ 10 दिन की उम्र में हो गई थी, क्योंकि उस समय मेडिकल सुविधाएं नहीं थीं। ये जो पर्सनल ट्रेजेडी थी, इस दुख ने उन्हें एक मकसद दिया।
उन्होंने ठान लिया कि वो डॉक्टर बनेंगी ताकि किसी और माँ के साथ ऐसा ना हो। उन्होंने 1886 में एमडी की डिग्री ली, लेकिन बदकिस्मती से इंडिया लौटते वक्त उन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया और 1887 में उनकी डेथ हो गई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अपने सबसे बड़े दुख को भी एक बड़ी शक्ति में बदला जा सकता है। इन सभी स्ट्रगल्स का, इन सभी आंदोलनों का असर अब पॉलिटिकल फील्ड में यानी राजनीति में भी दिखने लगा। 20वीं सेंचुरी में महिलाओं का पब्लिक लाइफ में यानी घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर देश के कामों में पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा। और इसका एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, एक मील का पत्थर साबित हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इस एक्ट के तहत पहली बार महिलाओं को प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज यानी प्रांतीय मंत्रालयों में शामिल किया गया। और आज़ादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बना तो उसमें इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन के प्रिंसिपल को यानी स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत को साफ साफ लिख दिया गया। ये उन तमाम महिलाओं के संघर्ष की सबसे बड़ी जीत। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समाज की एक और बहुत बड़ी बुराई अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के खिलाफ हुए स्ट्रगल की बात करते हैं। इस संघर्ष को हम दलित मूवमेंट के नाम से जानते हैं। हमारा इंडियन सोशल स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी यानी असमानता पर बेस्ड था, जिसमें कुछ जातियों को ऊंचा और कुछ को नीचा माना जाता था। इस मूवमेंट ने इस भेदभाव की नींव पर ही प्रहार किया। इस मूवमेंट की शुरुआत महात्मा ज्योतिराव फूले और नारायण गुरु जैसे महान सोशल रिफॉर्मर्स की टीचिंग से यानी उनकी शिक्षाओं से हुई। उन्होंने लोगों को जागरूक किया। इसके बाद 1888 में गोपाल बाबा वलांकर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखी जिसका नाम था विताल विध्वंसन। बच्चों, इसका मतलब होता है इम्प्यूरिटी का नाश यानी अपवित्रता का अंत। इस किताब के जरिए उन्होंने छुआछूत की प्रथा को कंडेम किया यानी उसकी कड़ी निंदा की। फिर 1906 में महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन शुरू किया जिसका काम था पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। और 1908 में शिवराम जानबा काम्बले ने सोमवंशीय मित्रा नाम की एक मैगजीन शुरू की ताकि इस वर्ग की आवाज़ लोगों तक पहुंच सके। एग्जाम के लिए वलांकर की बुक और काम्बले की मैगजीन के नाम बहुत ज़रूरी हैं। अब महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने जो डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन शुरू किया था उसके काम के दो इम्पॉर्टेंट हिस्से थे। पहला, दलित्स को सेल्फ रिस्पेक्टफुल बनाना, उन्हें वेल एजुकेटेड करना और काम में लगाना, यानी उनके अंदर आत्मसम्मान पैदा करना, उन्हें पढ़ाना और हुनर सिखाना। और दूसरा पार्ट था अपर कास्ट के दिमाग में दलित्स के बारे में जो डिल्यूजिव आइडियाज़ यानी गलत और भ्रामक विचार थे उन्हें ख़त्म करना, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी समाज नहीं बदलेगा। इसके लिए उन्होंने मुंबई के परेल और देवनार जैसे इलाकों में मराठी स्कूल्स और वर्क स्कूल्स भी खोले। अब हम एक ऐसे राजा के बारे में पढ़ेंगे जो सिर्फ राजा नहीं बल्कि एक सच्चे सोशल रेवोल्यूशनरी थे, राजर्षि शाहू महाराज। वो कोल्हापुर स्टेट के राजा थे। आमतौर पर राजा अपनी सत्ता बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन शाहू महाराज ने अपनी सत्ता का इस्तेमाल समाज को बदलने के लिए किया। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लीडरशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया और नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को भी लीड किया। शाहू महाराज ने अपने स्टेट में दो ऐसे रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी काम किए जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। पहला, उन्होंने रिजर्वेशन का डिक्लेरेशन किया। इसका मतलब था सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटें रिजर्व करना ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। ये आज भी हमारे देश में एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है। और दूसरा, उन्होंने फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन का कानून बनाया, यानी सबके लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। उनका मानना था कि शिक्षा ही हर भेदभाव को खत्म कर सकती है। ये दोनों कदम सोशल इक्वालिटी लाने के लिए ऐतिहासिक थे। शाहू महाराज जानते थे कि कास्ट सिस्टम की दीवारों को तोड़ना जरूरी है। उस समय 3 बड़े रिस्ट्रिक्शंस थे, यानी 3 बड़ी पाबंदियां थीं। पहला, इंटरडाइनिंग, यानी अलग अलग जाति के लोग एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते थे। दूसरा, इंटरमैरिज, यानी दूसरी जाति में शादी करना मना था। और तीसरा, चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी जाति के आधार पर जो काम आपको मिला है आप उसे बदल नहीं सकते। शाहू महाराज ने इन तीनों पाबंदियों को तोड़ने का काम किया। उन्होंने पब्लिकली यानी सबके सामने दलित लोगों के हाथ से खाना खाया ताकि ये भेदभाव टूटे। उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज एक्ट पास करके उसे लीगल बनाया, यानी कानूनी मान्यता दी। और 22 फरवरी 1918 को उन्होंने बलूतीदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, यानी खत्म कर दिया, जिससे लोगों को कोई भी काम चुनने की आज़ादी मिली। ये एक तरह की सामाजिक गुलामी से आज़ादी थी। अब हम इस संघर्ष के सबसे महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश करते हैं। इस दौर को लीड किया हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने।
उनके आने से इस आंदोलन को एक नई दिशा और एक ऐसी ताकत मिली जो पहले नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ एक लीडर नहीं थे, बल्कि उन्होंने इस अन्याय को खुद झेला था। डॉक्टर अंबेडकर के काम को समझने से पहले टेक्स्ट बुक में महात्मा गांधी के रोल के बारे में भी बताया गया है। महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी के इशू को इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर उठाया, जिससे ये एक स्थानीय मुद्दा ना रहकर एक नेशनल इशू बन गया। जब वो पुणे की यरवाड़ा जेल में थे, तब उन्होंने हिंदू पंडितों से डिबेट की और तर्क दिया कि कोई भी धर्मग्रंथ छुआछूत को सपोर्ट नहीं करता। उन्होंने हरिजन सेवक संघ नाम की संस्था बनाई और उनसे इंस्पायर होकर थक्कर बप्पा जैसे कई एक्टिविस्ट्स ने इस काम में खुद को समर्पित कर दिया। अब आते हैं डॉक्टर अंबेडकर पर। उनका पूरा संघर्ष सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान के सिद्धांत पर बेस्ड था। उन्होंने जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका मेन गोल यानी लक्ष्य था एक ऐसा समाज बनाना जो लिबर्टी यानी सोचने और बोलने की आज़ादी, इक्वालिटी यानी कानून के सामने सबकी समानता और फ्रेटर्निटी यानी आपसी भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित हो। ये विचार उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए थे। वो कन्विंस्ड थे, यानी उन्हें पूरा विश्वास था कि जब तक कास्ट सिस्टम को जड़ से उखाड़ नहीं दिया जाता, तब तक दलितों पर अन्याय खत्म नहीं होगा। ये पॉइंट शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने फॉलोअर्स को एक बहुत ही पावरफुल इंस्पिरेशनल मैसेज दिया। बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजिटेटेड, यानी शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसका मतलब क्या था? उन्होंने कहा सबसे पहले एजुकेटेड बनो, शिक्षा प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। फिर ऑर्गेनाइज्ड रहो, यानी एकजुट हो जाओ, क्योंकि एकता में ही बल है। और आखिर में एजिटेटेड करो, यानी अपने हक के लिए शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करो, आवाज़ उठाओ। ये 3 कदम उनके सशक्तिकरण के विजन को साफ दिखाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचारों को जमीन पर उतारने के लिए कई सत्याग्रह किए। पहला था 1927 में महाड़ का चावदार लेक सत्याग्रह। हुआ ये था कि बॉम्बे असेंबली में बाबा साहेब बोले ने पब्लिक वाटर रिजर्वॉयर्स यानी सार्वजनिक तालाब सबके लिए खोलने का बिल पास करवा दिया था। कानून बन गया था, लेकिन जमीन पर दलितों को अभी भी पानी लेने नहीं दिया जा रहा था। तो ये सत्याग्रह उस कानूनी हक को हासिल करने के लिए था। उसी साल उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, एक ऐसा ग्रंथ जो इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता था। फिर 1930 में नासिक के कालाराम टेम्पल में एंट्री के लिए सत्याग्रह किया। ये समझना जरूरी है कि ये सभी सत्याग्रह सिर्फ पानी या मंदिर प्रवेश के लिए नहीं थे, बल्कि ये सोशल इक्वालिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई थी। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया कितना जरूरी है। इसलिए न्यूज़पेपर्स यानी अखबार उनके मूवमेंट का एक इंटीग्रल यानी अभिन्न अंग थे। समाज में जागरूकता लाने के लिए और दलित समाज के दुख को आवाज देने के लिए उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता और समता जैसे न्यूज़पेपर्स शुरू किए। सोशल रिफॉर्म्स के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर ने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर भी काम किया। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई ताकि वर्कर्स यानी मजदूरों के हितों के खिलाफ बनने वाले कानूनों का विरोध कर सकें। और 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की ताकि दलित इश्यूज को नेशनल लेवल पर एक इफेक्टिव यानी प्रभावी ढंग से रखा जा सके। तो चलिए इस पूरे चैप्टर को जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने देखा कि कैसे मॉडर्न इंडिया में इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया गया। हमने फेमिनिस्ट मूवमेंट में पंडिता रमाबाई और रमाबाई रानाडे के काम को जाना। हमने दलित मूवमेंट में गोपाल बाबा वलंकर से लेकर महर्षि शिंदे तक के कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझा। फिर हमने राजर्षि शाहू महाराज के रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के मल्टी डायमेंशनल स्ट्रगल, जिसमें सत्याग्रह, जर्नलिज्म और पॉलिटिक्स सब शामिल थे, को डिटेल में पढ़ा। इससे ये साफ होता है कि आधुनिक भारत के निर्माण में समानता के इस संघर्ष का एक बहुत ही प्रमुख स्थान। और अब आपके लिए एक सवाल। सोचिए कि इन महान नेताओं द्वारा शुरू किया गया समानता का ये संघर्ष आज के इंडिया में भी रेलेवेंट यानी प्रासंगिक क्यों है? क्या ये लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी है या अभी भी किसी न किसी रूप में जारी है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। दिस लेसन वॉज ब्रॉट यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। लाइक, share, subscribe and press the bell icon for further notification.